जहां पर आप घुसने के बाद आपको लगेगा ही कि जो है ये कहीं भारत का हिस्सा ही नहीं है। 3 बड़े स्थल हटा चुके हैं। ये छोटे छोटे जो बचे हुए उनको आज नोटिस दिया। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ के केजीएमयू में सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार की मंशा है कि यूपी में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और इस अभियान में अब तक 60,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल को अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से छुड़ाया गया है। यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर योगी सरकार ने बुलडोजर न चलवाया हो। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में 8 ऐसी मज़ारें चिन्हित की गई हैं जो अवैध तरीके से स्थापित हैं। जांच में यह भी पता चला है कि इन मज़ारों को स्थापित इस तरीके से किया गया जिससे लगातार वहां पर एक तबके की आवाजाही बनी रहे। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से 8 मज़ारों को चिन्हित किया गया है। इनके संचालकों को मज़ारें हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में अगर धार्मिक ढांचे अवैध रूप से बनाए गए थे, ऐसी 8 मज़ारों की पहचान हुई है और अब उनको हटाना होगा। कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर 1.5 साल पहले भी अवैध ढांचों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी अस्पतालों को कट्टरपंथ और अवैध गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इन अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से भी मदद मांगी गई है। फिलहाल इन अवैध मज़ारों को हटाने के लिए इनके संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया है। सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीनों पर स्थापित इन मज़ारों को इनके संचालक अपनी मर्जी से हटा लें या फिर उन्हें बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। और अगर बुलडोजर का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में जो खर्च आएगा, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे बुलडोजर का हो, चाहे जो मजदूर वगैरह लगे, वो खर्च भी ये जो मज़ारें संचालित कर रहे हैं उन्हीं को भरना पड़ेगा, वरना सरकार उनसे वसूलेगी। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर अवैध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर, यूनिवर्सिटी में, अस्पतालों में ये मज़ारें क्यों बनती हैं, कौन बनाता है इन्हें, और बनने के बाद जब सरकार इन्हें हटाने की कार्रवाई करती है तो फिर उसका विरोध क्यों होता है। अब तक इस मामले में जिन लोगों की तरफ से जो कहा गया है वो सुन लीजिए। अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वो उसके बाद कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद खाली भी नहीं करते हैं तो नियमानुसार पुलिस की मदद लेकर उनसे जबरिया खाली कराया जाएगा। जहां हॉस्पिटल बना है वहां पर ये मज़ारें क्या कर रही हैं, उन मज़ारों की आड़ में जो धंधे हो रहे हैं वो वहां पर क्या कर रहे हैं, और वहां पर जिस प्रकार से जो एक माहौल उस परिसर का बना के रखा गया है, वहां पर आप घुसने के बाद आपको लगेगा ही कि जो है ये कहीं भारत का हिस्सा ही नहीं है। उसके अंदर जिस प्रकार से एक माहौल, एक संप्रदाय का ही पूरा माहौल दिख रहा है, वो जिस प्रकार से वहां पर डॉक्टर हैं या जो तमाम लेडीज डॉक्टर हैं वहां पर, और ये पूरा लव जिहाद का जो वहां पर जो ये एक सिंडिकेट चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केजीएमयू के अंदर से जो मज़ारात को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और जो उसमें ये प्ली ली गई है कि इससे मज़ारात को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, ये अपने आप में मज़ाहिका खेज़ बात है, क्योंकि अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त केजीएमयू खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद केजीएमयू की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से मज़ारों को किसी समय पर बनाया गया, वो जब भी बनाई गई, तो अब ऐसी मज़ारों का 1947 के बाद हिंदुस्तान में क्या काम है। एक चीज़ तो ये है, वो मस्जिद हो, मीनारें हों,
इस तरीके की मज़ारें हों, जो भी हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी ज़मीन पर, आज सरकारी ज़मीन पड़ी है, नज़ूल की पड़ती है, उस पर रातों रात एक मज़ार तामीर हो जाती है और उसके बाद वो बताया जाता है कि फलाने की है, इतने बरसों से है, इतनी सदियां निकल गई और फलाने हैं। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। जहां बनती है ज़मीन पर कब्जा होता है, फिर आसपास घेराबंदी होती है, वहां पर लोग बसाए जाते हैं, या ऐसा परिसर जहां पर सार्वजनिक रूप से काफ़ी लोग आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस पूरे कार्यक्रम में जो अभियान चलता है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें धर्मांतरण का भी मामला आ जाता है, जिसमें अवैध तरीके से अवैध गतिविधियों को संचालित करने के ये अड्डे बन जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकरण पुलिस के भी सामने आए हैं, प्रशासन के सामने आए हैं और अब इस पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। RK मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाजी नज़ीम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम आप दोनों लोगों से इस चर्चा को करेंगे। उससे पहले हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। KGMU के मामले पर लगातार अपनी निगाह को रखे हैं, खबर को इनसे समझ लेते हैं। पहले विवेक जी, ये जो पूरा KGMU का मामला है और ख़ासतौर से जिन अवैध मज़ारों को हटाने का नोटिस दिया गया है, चस्पा किया गया है, ये पूरा प्रकरण है क्या, खबर क्या है, ये किस तरीके से ये प्रकाश में आया? देखिए शेखर जी, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 के बाद से, उसके बाद ये सब चीज़ें लगातार हम देखते रहे हैं। मज़ार हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, मदरसे हों, लेकिन KGMU जैसे स्थल पर मज़ार का होना, हालांकि वो मज़ार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और जिसमें नोटिस चस्पा किए गए हैं, वो मज़ार फ़िलहाल 2 मज़ार बताई जा रही हैं, लेकिन KGU परिसर में अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 छोटी छोटी मज़ार वहाँ पर बनी हुई हैं। और ये आज की नहीं है, ये जो मैंने वहाँ के लोगों से बात की तो ये बताया गया कि ये नवाबों के ज़माने से यहाँ पर बनी हुई हैं और संभवतः उस समय KGMU बना भी नहीं होगा जब ये मज़ारें बनी थीं। लेकिन कालांतर में एक बड़े इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, वहाँ पर उसको बनाया गया। फिर आज KGMU जो देश के सर्वोच्च मेडिकल एजुकेशन के संस्थानों में गिनती करता है, तो वहाँ पर मज़ार की वजह से ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। जो स्पेस है, अगर हम देखते हैं कि कोई पुरानी इमारत है, पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ पर स्पेस की कमी होती है, PGI जैसे संस्थान लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई बिल्डिंग बन रहे हैं, तो KGMU में भी इस तरह के निर्माण की आवश्यकता है। आप स्वयं वहाँ पर गए होंगे शेखर जी, और देखा होगा कितनी भीड़ है। एक छोटा सा एरिया है, पुराने लखनऊ का एरिया है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहाँ और स्पेस नहीं है कि एक्सपेंशन किया जा सके। तो ये जो मज़ारें बनी हुई हैं, इन्होंने अच्छा खासा स्थान वहाँ पर घेर रखा है और इसको, इन मज़ारों को हटा के वहाँ निश्चित तौर पर मरीजों की सुविधा के लिए कोई ना कोई चीज़ बननी चाहिए। लेकिन ये मामला कैसे प्रकाश में आया, जो आपने ये बात कही, तो बीते दिनों जो अवैध धर्मांतरण के प्रयास के आरोप लगे, लव जिहाद के आरोप लगे, तब ये सब चीज़ें हिंदू संगठन वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने देखा है। तमाम वीडियोज़ ऐसे भी आए जो आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को कोई फंक्शन हुआ, वहाँ पर जो कई मुस्लिम युवक थे वो मंच पर चढ़कर अपनी बातचीत रख रहे थे। तो इस तरह के वीडियो आने के बाद ये जांच की गई, छानबीन की गई, तो ये कहा गया कि भाई अवैध ये मज़ारें बनी हैं तो इनका अस्तित्व क्या है, ये कब से बनी है, कैसे बनी है और क्यों बनी है। यहाँ पर एक जो लोग हैं वो अपना आपस में मज़ार के आसपास रिहाइश भी कर चुके हैं, तो उनको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि KGMU एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह है और वहाँ पर चिकित्सा की बात होनी चाहिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मंदिर नहीं है तो मज़ार भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें अगर हटेंगी तो एक स्पेस मिलेगा और पब्लिक की सुविधा के लिए कोई चीज़ें हो सकती है। इसी के मद्देनज़र वो नोटिस चस्पा किया गया है। 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन जो अंदर मज़ार बनी है परिसर में और एक मज़ार बिल्डिंग से सटी हुई है, उसको कहा गया है कि 15 दिन के भीतर हटा दें। अब चूंकि मज़ार का मामला है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आप समझ ही रहे हैं राजनीति भी होगी इस पर, तो वो राजनीति हो रही है। हालांकि मुझे जो मेरा मानना है कि ये KGMU प्रशासन की तरफ से जो किया गया है वो तर्कसंगत है, वाजिब है और लीगल भी है। बिल्कुल। हाजी साहब, मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से
पहले तो ये अवैध तरीके से मज़ारें, मतलब अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जे के बाद मस्जिद बन गई, या तो नहीं तो मज़ार बन गई, नहीं तो मदरसा बन गया। और उसके बाद जब सरकार कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई पर हो हल्ला मचाना, और हो हल्ले ही नहीं मचाना, इसका पूरा राजनीतिकरण करना, ये कहां तक उचित है। और खास तौर से 1947 के बाद तो भारत के मुसलमानों को इस तरीके से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए कि भाई ये अवैध है या वैध है, क्योंकि जिनको जहां वैध लगा वो तो 47 में चले गए। अब जो बचे हैं वो यहां के हिसाब से रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए शेखर जी, आपने एक बात बड़ी गंभीर कह दी, जिन्हें वेद लगा वो पाकिस्तान चले गए और जो अवैध है वो भारत के अंदर होते। ये किस तरीके का आपने तर्क दे दिया? फिर भी कोई बात मैंने नहीं, कहा जिनको जहां वैध अवैध लगा वो अपने हिसाब से उन्होंने चुन लिया। अब चुन लिया तो जो यहां हैं उनको तो ये मानना पड़ेगा ना कि भाई हिंदुस्तान में क्या होना है। ये तो जैसे भाई तय हो गया कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो जब आप लेकर के चले गए तो अब यहां जो बचे हैं वो हिंदू हैं। अब हिंदू सरकार है, सरकार अपना कानून बना रही है, उस कानून के बनने में दिक्कत है, सरकारी जमीन पर कब्जा करना है, आबादी बढ़ानी है, ये सब क्या चल रहा है हाजी साहब? हाँ शेखर जी, देखिए अभी आपने कहा कि यहाँ सभी हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी आपने उनकी आस्था पे ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है। फिर देखिए मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम। और देखिए रही बात यह कि जिस तरीके का तर्क दिया, तो 1941 की बात करूंगा मैं, 47 से पहले 1941 की। आपको पता है कि हिंदू महासभा एक फार्म भरवा रही थी कि सभी हिंदू भाइयों से कह रही थी कि आप फार्म के अंदर लिखिए हिंदू हैं। उसी तरीके से जिन्ना एक फार्म भरवा रहा था, फार्म पे लिखवा रहा था कि आप मुस्लिम हैं। काश अगर ये दोनों अगर एक बात लिखवा देते कि आप सब भारतीय हो तो देश का कभी बंटवारा नहीं होता। और देखिए जिन्ना का जब आपने जिक्र करा, तो मेरे बुजुर्गों ने जिन्ना को लात मार दी थी और गांधी जी का मुल्क चुना, और हम फख्र से कहते हैं कि हमने गांधी जी का मुल्क चुना और हम भारतीय हैं। हमसे ज्यादा कोई भी इस तरीके की बात नहीं कह सकता। और एक चीज और है, जिन्ना के परिवार को आप देख लीजिए, वो तो उसके परिवार वाले तो आज भी हिंदू बने हुए गुजरात के अंदर, लेकिन जिन्ना के जिस तरीके से वालिद साहब ने अपने मजहब इस्लाम को अपना के जिस तरीके से भारत के अंदर एक तुष्टीकरण करा, एक अलग पाकिस्तान जो देश बनवाया, उसने भारत के मुसलमानों को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। और आज भी उसका खामियाजा भारत के मुसलमान भुगत रहे। और मुसलमानों को किस तरीके से कह दिया जाता है कि आपने मजहब के आधार पर धर्म ले लिया। हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए था, हमें तो अपना भारत ही चाहिए था, और भारत हमारा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। इतनी अच्छी बात हाजी साहब आप कह रहे हैं, वो ठीक है, आपने अपनी तरह से मुझे भी मतलब कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी मेरा सवाल अपनी जगह पर है अभी कि ये जो अवैध मज़ारें हैं, या हम कह रहे हैं कि अब आज अस्पताल है, अस्पताल में लोग मतलब आदमी जिंदगी की तलाश में आता है और वहां पर कोई मज़ार है और वो रुकावट पैदा कर रही है, कभी एम्बुलेंस के रास्ते में, कभी और चीजों में, या कोई नया ब्लॉक बनना है, या डॉक्टरों को आना जाना है, या तीमारदारों को कहीं, इन सब चीज। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह, अच्छा चलिए मज़ार होती अपनी जगह पे, लेकिन वहां पर रिहाइश भी बन गई। एक पहले टीन टप्पा डाला गया, फिर पक्का निर्माण करा दिया गया, उसके बाद पता चला कि साहब वो पूरी कॉलोनी है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, इसको कैसे जायज ठहरा दिया जाए? हाँ शेखर जी, देखिए 1905 के अंदर जिस तरीके से राजा सर तसदुक रसूल खान ने इसकी स्थापना करी थी KGMU की, उस वक्त भी ये मौजूद थी ये मज़ारें। तो फिर जब उस वक्त मौजूद थी तो आज फिर ये अवैध कैसे हो गई है? तो ये भी तो गौर फिक्र करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से KGMU की बात यहाँ पर करी जाती है और मज़ारों की बात करी जाती है, तो उस दौर के अंदर जब देश आजाद नहीं हुआ, जब भी ये मज़ारों के बारे में बताया जाता है कि ये वहां पर थी। लेकिन आज जैसे जैसे यहाँ पर सरकार कह रही है कि भी यहाँ पर कि ये अवैध है, तो फिर इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। और एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें, दरगाह, मदरसे, इनकी जांच हो रही है। अच्छा, जो पार्क है, पार्कों की भी जांच होनी चाहिए। पार्क में कोई भी धार्मिक स्थल बनाकर खड़ा कर देते हैं। सड़कों पे भी अगर आप देखेंगे तो सड़क के किनारे भी कोई भी धार्मिक स्थल बनाकर खड़े कर देते हैं। लेकिन हम लोग कभी इस तरीके की मांग नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश विकसित हो,
लेकिन यहाँ देश विकसित ना होने की वजह से यहाँ सिर्फ एक तर्क ये दे दिया जाता है कि यहाँ पे मज़ार है। मैं यहाँ से अपने लखनऊ के से जा रहा था फैजाबाद की तरफ, रास्ते में एक यूनिवर्सिटी पड़ी। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि वहाँ पे जो कॉलेज था वहाँ पे एक मंदिर था। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि या अस्पतालों में कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे मंदिर होता है, या सोसाइटी के अंदर जाते हैं वहाँ पे भी धार्मिक स्थल होते हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि वहाँ पे दूसरा समुदाय का भी होना चाहिए, यहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय का भी हो या सिख समुदाय का भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देश को आगे किस तरीके से लेके चलना। लेकिन यहाँ पर फिर अगर यही बात कह देना कि मज़ार अवैध है, तो उससे पहले उसका जो सिजरा है उसको सिजरे की जांच होनी चाहिए शेखर जी, कि आखिर ये जो है मज़ार कितनी पुरानी है, तो इसका तो सिजरा होगा ना। और जब सिजरा है तो जाहिर सी बात है कि ये वैध जमीन पे ही बनी हुई है। और एक चीज और होती है कि जिसकी जो हुकूमत होती है उस दौर के अंदर वो सरकारी जमीन उसी की होती है। भी जब ब्रिटिश हुकूमत के काल था तो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था भारत की सारी जमीनों पे, और उससे पहले मुगलों का जब वहां पे हुकूमत थी तो मुगलों ने भारत की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। और उससे पहले जब भारत के अंदर पुर्तगालियां भी थे, पुर्तगालियों ने भी भारत पे कब्जा कर रखा था। और जीता जागता प्रमाण जो गोवा है, गोवा के अंदर देखा होगा आपने, आज भी पुर्तगालियों से पहले कौन थे? बड़ा अच्छा जा रहे हैं आप। पुर्तगालियों से पहले कौन थे? थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, बस सही हो जाएगा मामला, पूरी ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा गए आप। अंग्रेज पे गए, अंग्रेज से पहले मुगलों पे गए, मुगलों से पहले पुर्तगालियों पे गए, थोड़ा सा और पीछे जाइए, उससे पहले कौन थे यहाँ? हाँ देखिए, मुझे पता थी शेखर जी आप इस बात को कहेंगे। देखिए उससे पहले अगर मैं कश्मीर की बात आपसे करूं, कश्मीर मत करिए, अब भारत पे रहिए। अब आप हाँ, देखिए मैं आपको नहीं, आपने जो ओपनिंग कमेंट में कहा था, ओहो 1947 के बाद, वैसे मैं बता देता हूं आपको, ये जो पीढ़ी हमारी बैठी है, हमारी आपकी, 1947 के बाद जब देश 3 टुकड़े हो गया, अब नेहरू ने क्या किया, जिन्ना ने क्या किया, हमें इससे लेना देना है नहीं ज्यादा। हमारा यह है कि अब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो कुछ है वो हिंदुस्तान है, और इसके अंदर जो कोई है वो हिंदू है। अब आप अपनी बात रखिए, पुर्तगालियों से पहले हिंदुस्तान में कौन था? हाँ देखिए, अभी आपने पुर्तगालियों से पहले, तो देखिए मैं फिर कश्मीर की बात करूंगा। जो आप कह रहे हैं कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर को नहीं छोड़ सकता मैं। कश्मीर मेरे भारत का हिस्सा पहले भी था, अब भी है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि कश्मीर के अंदर राजा हर्ष हुआ करते थे। उनका मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतिहास की बात है। तो राजा हर्ष के क्या करते थे कि वहां जाकर साधु संतों के साथ गलत व्यवहार करते थे, मंदिरों को भी तोड़ते थे, मंदिरों का से जो सामान था, पैसा था, वो लूट के अपने खजाने में इकट्ठा करते थे। इसलिए मैंने जिक्र करा कि राजा हर्ष की कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुगलों की बात करेंगे, और अंग्रेजों की भी कोई भी बात नहीं करते, ना पुर्तगालियों की बात करते। अब रही बात ये, फिर मैं एक बात कहता हूं कि इन मज़ारों का आप सिदरा निकालिए। शेखर जी आप तो बहुत विद्वान है। मुझे नहीं ठीक है, हाँ आप, मैं समझ गया आप कहां ले जाना, मैं इसीलिए जानता था। एक तो मतलब आप ले आए राजा हर्ष को, और उसके बाद नई नई कहानियां, भाई औरंगजेब ने क्या किया, हाँ गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ कैसे लुटा, इन सब चीजों पे आप नहीं जाएंगे। अब फिलहाल मैं आता हूं अपने मुद्दे पे आता हूं। मैं अब आता हूं, आर के मिश्रा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा जी, हाजी साहब का 2-3 चीजों पर बड़ा क्लियर कट विजन है। मेरी आवाज आ रही है मिश्रा जी आपको? आ रही है। 2-3 चीजों पर उनका बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है कि एक तो यह है कि आज वो ये मान रहे हैं कि जो अशोक सिंघल ने कहा था कि 1000 साल के बाद हिंदुओं की सरकार है। अब ये जो हिंदुओं की सरकार है, जैसा हाजी जी कह रहे हैं, तो इनका यह है कि आपको सारी मज़ारे, मदरसे, मस्जिद ये सब अवैध नजर आने लगे हैं, और पता नहीं कितनी कितनी सदियों से वो वहां पर खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। अब जिस तरीके का नोटिस वहां पर लग रहा है, जिस तरीके की चीजें वहां हो रही हैं, जिस तरह से हटाने की कवायद हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। शेखर जी, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हाजी साहब लगता है जो वास्तविकता है उससे शायद अपने आप को अनभिज्ञ यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जो कि आपने देखा होगा कि देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे अवैध मजार और अवैध मदरसे जिसके ऊपर में अब की सरकार कार्रवाई कर रही है। इनको बहुत सहूलियत थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और इनको बहुत सहूलियत हुआ करती थी क्योंकि कोई पूछने वाला तो था नहीं, कहाँ बनाया मदरसे, कहाँ बनाया मजार, इनको कोई नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई टूकने वाला नहीं। लेकिन आज अगर इनको पूछा जा रहा है
जो कि भाई ये मजार कहाँ से आया, ये मदरसे कहाँ से आए, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, जो कि हाजी साहब ने अपने बात में इस तरह से कहा जो कि ये 1947 से पहले या 1947 से चला आ रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं हाजी साहब आपको, क्या ये अवैध है या सरकारी जमीन के ऊपर में अगर है तो क्या ये सही है? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे, लेकिन आप इस चीज को कहीं ना कहीं ढकने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना यह है जो कि KGMU के अंदर में जो भी अवैध मजार है उसके ऊपर में जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो नोटिस दिया है, उसका मुझे लगता है जो कि पालन होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं कह रहा हूं देश के अनेक प्रदेशों में, जहां भी आप असम के अंदर में देख लें, लेकिन यही चीज अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर में जाएंगे, वहां पर सिनेरियो कुछ और है। वहां पर आप देखेंगे जो कि क्या मजार और क्या मदरसे, वहां पर तो कोई, वहां की जो सरकार है वो बिल्कुल अपने आप को अनजान बनी बैठी हुई है। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं 2014 के बाद जिस तरह से सरकार ने इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं, ये जो मजार बनाने का, या मैं कह रहा हूं मदरसे, जितने भी अवैध मदरसे थे उसके ऊपर में कार्रवाई करने का जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है, मुझे लगता है जो कि देश के अंदर में इस तरह की जो बातें हैं जो अवैध है उसको अवैध घोषित करिए। लेकिन ये अभी मैंने फिरंगी साहब का भी एक ओपनिंग रिमार्क्स मैंने सुना उन्होंने भी कहा जो कि नहीं, ये तो अवैध मजार बहुत पहले से आ रहा है। तो अरे भाई, पहले जो हो रहा था उसको अभी तक चलाते जा रहे हैं हम, क्या ये सही है क्या? मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। और निश्चित तौर से प्रशासन को बिल्कुल इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए, और ये एक्शन लिया भी जा रहा है। मैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में अनेक ऐसे हमारे पास डाटा है शेखर जी, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो इस तरह से आपने देखा जो कि ग्रेटर नोएडा, इसमें भी जो दनकौर क्षेत्र है, इसमें 46,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन जिसकी 500 करोड़ की वैल्यू थी, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लखनऊ के अंदर में आप देखेंगे, बिजनौर के अंदर में देखेंगे, सीतापुर के अंदर में देखेंगे, संभल के अंदर में भी देखेंगे। तो ये हजारों करोड़ की जो संपत्ति है उसको जिस तरह से अवैध तरीके से उसके ऊपर में अतिक्रमण करके रखा गया है, ये सरकार निश्चित तौर पर ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है कि ये देश के भी हित में है, समाज के हित में है, और मैं कहता हूं प्रदेश की प्रगति के लिए भी ये आवश्यक है। जी से करें। ठीक है हाजी साहब, आप क्या जवाब देंगे इस पर, जिस तरीके से एक एक आंकड़ा रखा है मिश्रा जी ने, और अवैध तरीके से जहां जहां कब्जा था अगर उसको हटाया गया, हजारों करोड़ की भूमि को मुक्त कराया है, तो इसमें क्या गलत है? हाँ शेखर जी, देखिए अभी इन्होंने 2014 की बात करी, तो देखिए मैं कहता हूं कि 2014 से पहले ना सूरज था, 2014 से पहले ना चांद था, और 2014 से पहले ना हिमालय था, और 2014 से पहले ना जमीन थी, और 2014 से पहले शेखर जी ना देश को आजादी मिली थी, ऐसे इनके नेता कहते हैं। उनको भी आजादी 2014 के बाद ही मिली है। और देखिए हम लोगों को जो आजादी मिली है 1947 में मिली है, जो हमारे अपने बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद करा और शहादत दी ही, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। और रही बातें, अभी इन्होंने कहा कि देखिए इतनी जमीनें इन्होंने खाली करवाई है। आप बता दीजिए, पार्कों में आपने गए हैं कभी? पार्क को आपने देखा, पार्क को किस तरीके से घेर रखा है, और वहां पे पार्क के अंदर क्या बना रखा है आपने कभी देखा? बताइए कोई 2-4-10 पार्क ऐसे, आप नाम बताइए ना। आप भी कंप्लेंट डालिए उसके खिलाफ। कौन मना कर रहा है आपको? आप कहिए कि सरकार मंदिर तोड़ो या अवैध है, आप नोटिस आप दीजिए। तो एप्लीकेशन दिया आपने, कहां दिए? हाँ शेखर जी, देखिए भाई पार्क जो होते हैं सरकारी होते हैं। अरे पार्क कौन सा पार्क है कोई? अरे इतने पार्क हैं, मैं थोड़ी जाऊंगा। आप अपनी बात कह रहे हैं, आप बताइए ना कि कौन से मोहल्ले का कौन सा पार्क? हाँ चलिए, देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्क है। देखिए पहले शुरुआत करता हूँ, देखिए NCR से, जो एक गाजियाबाद है, गाजियाबाद के अंदर आप जाइए, यहाँ विजयनगर के पास में एक पार्क है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। और देखिए गाजियाबाद के अंदर कवि नगरम, आप जाकर देख लीजिए। और देखिए हापुड़ धौलाना विधानसभा की तरफ आप जाकर देख लीजिए, रास्ते में एक सड़क है जहाँ इंडस्ट्री एरिया, वहां जाकर देख लीजिए सड़क के बराबर में क्या बना हुआ है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज है कि मैं जितना आपको बता रहा हूं तो शायद वो भी कम है।
लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि कब तक मंदिर और मस्जिद के पीछे पड़े रहोगे, और देश को आगे ले चलने के लिए आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, कब आप दे रहे हैं? और उसके साथ भारत को आपने स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी, कब भारत को आप स्मार्ट सिटी दे रहे हैं? और उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की बातें भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें होती है। अरे तो महिलाओं की सुरक्षा वाला ये जो मसला आप लेके आए हैं, ठीक है, इसका बाकी आपके सवालों का जवाब मिश्रा जी देंगे अभी, लेकिन ये जो महिलाओं की सुरक्षा वाला कहा, केजीएमयू में महिलाओं की सुरक्षा वाला मामला भी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मजारे हैं वहां पर जो आते हैं वो न सिर्फ महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है, बल्कि वहां पर महिलाओं को अपना नाम सोनू, मोनू, रिंकू, राजू ये सब बता करके हाथ में कलावा डाल करके और फंसाया जाता है। क्योंकि मरीज अंदर है, उनको कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रलोभन दिया जाएगा, अपना नाम बताया जाएगा, दोस्ती गांठी जाएगी, कई बार तो विवाह तक की नौबत आ जाती है। बाद में पता चलता है कि नहीं, वो पता चला कि वो राजू नहीं रहीमुद्दीन था, फिर पता चला वो सोनू नहीं सलीम था। ऐसे ऐसे मामले निकल करके केजीएमयू में आ रहे हैं। एक तो रमीजुद्दीन है, फिलहाल उसके अम्मी अब्बा सब अंदर हैं, और पता चला कि 14-15 और केवल इतने उसके लैपटॉप से न जाने कितनी चीजें निकल रही हैं, धर्मांतरण, गंदे वीडियो, ब्लैकमेलिंग, ऐसी ऐसी चीजें निकल रही। हाजी साहब, आप तो हज करके आए हैं, शर्मिंदा हो जाएंगे। हाँ शेखर जी, देखिए बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात बताई है, देखिए अगर कोई भी हमारी बहन बेटी को, मैं बहन बेटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में हिंदू बहन बेटी और मुस्लिम बहन बेटी दोनों बराबर है। बहुत अच्छी देखिए बात। हमारे लिए हम सम्मान करते हैं अपनी बहन बेटियों का, और जिस तरीके का यहाँ पर जो मामला आ रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है। देखिए कुरान शरीफ का पारा 3 तिलका रसूलू के आयत नंबर 256, ला इकरा फिद्दीन, यानी कि धर्म के अंदर यानी मजहब के अंदर कोई भी जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। जबरदस्ती नहीं है, मेरे कुरान शरीफ की आयत भी इसको कह रही है। लेकिन अगर कोई भी अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो देखिए वो मजहब इस्लाम के भी खिलाफ जा रहे हैं और इंसानियत के खिलाफ भी जा रहे हैं, और वो एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी की बदनाम हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं कि अगर कोई भी किसी का बहला कर, फुसला कर या कलावा बांधकर या नाम बदलकर किसी के बेटी को फुसलाता है, उसका धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ भारत सरकार और राज्य सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसी नजर पेश करनी चाहिए कि देश के अंदर ये एक मिसाल बन जाएगी, कोई भी किसी के बहन बेटियों को बहलाए ना फुसलाए। और देखिए हमारी तो हिंदू बहन बेटी है, हम दिल से सम्मान करते हैं। हिंदू भाई जो है हिंदू बहन बेटियों को देवी के रूप में मानते हैं, और मुस्लिम समाज इससे मुस्लिम बेटियों को इस्लाम की शहजादियां कहा जाता है। लेकिन हम लोगों को दिक्कत कहाँ पे होती है शेखर जी? हम लोगों को दिक्कत यहाँ पे होती है कि जब हमारे मेरठ के अंदर एक दलित बहन है जिसकी हत्या हो जाती है, उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता। हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि समाज की एक बहन थी, उसके रात के समय में अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके परिवार को इंसाफ नहीं। उन्नाव की बेटी थी, आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है। अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की है, वो आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है। और बिहार के अंदर हीना परवीन, उसका कत्ल हो जाता, पीड़ित परिवार आज भी। और इसी तरीके बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है जहां आज भी बेटी अपने आप इसमें तो कोई दो राय नहीं हाजी साहब। मैं इस चीज का लोहा मानता हूं, कि जिस तरीके की रिसर्च, देखिए टेलीविजन डिबेट आजकल जितनी मारक क्षमता रखती है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाद में इसकी क्लिप्स जाती हैं, जितनी तरीके से लोगों के बीच में ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सब जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी आपकी दलीलें हैं उसके ऊपर बड़ा होमवर्क आप लोगों ने करके रखा है। लेकिन ऐसे मौके पर मुझे वो गुड़गांव का भी प्रसंग ध्यान आ जाता है जिसमें वो बोटी करके एक ब्रीफकेस में, सूटकेस में भर के एक लड़के ने रख लिया था। उसका नाम आपको पता ही होगा। एक इमरान है, वो जिम चलाता था, यही आज ही पकड़ा गया, वो भाग रहा था विदेश, है ना, वो जिम चलाता था और किस तरीके से पूरा प्रकरण कर रहा था मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी आई या नहीं आई। इसी तरीके से एक और प्रकरण आया जिसमें संदूक में भर करके और दरिया में बहा दिया उस बच्ची को। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिस पे हम लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नाम बदलकर, एक होता है कि जबरन आपने करवाया, एक होता है कि आपने धोखे से करवाया, आपने अपने को कलावा पहना हुआ दिखाया, आपने अपना नाम बदला, फंसाया, फंसाने के बाद बाकी चीजें की। और मैं अब जाऊंगा मिश्रा जी के पास, लेकिन आपको जाते जाते बता देता हूं
मैं जब दिल्ली में था, एक मेरठ में ही मैंने रिपोर्ट की थी, और वो रिपोर्ट मैं उस समय जिस चैनल में था बाकायदा वो चली थी, वो एविडेंस है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, वो मिलेगी आपको। आप यकीन नहीं मानेंगे हाजी साहब, आपको बड़ा कोफ्त होगा ये जान के कि लड़कों को मेरठ की एक मस्जिद से पैसा दिया जा रहा था, गाड़ी दी जा रही थी, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हिंदू मोहल्लों में जाकर के उन्हें किस तरीके से हिंदू लड़कियों को डोरे डालने हैं, जब स्कूलों की छुट्टियां होंगी, कॉलेज की छुट्टी होगी, उस समय किस तरीके से उनको अपना काम आगे बढ़ाना है, और अगर निकाह तक पहुंच गए तो उसके बाद क्या मिलेगा। और इसमें भी वर्जन यह था कि अगर ब्राह्मण की लड़की को फंसाया तो क्या मिलेगा, वैश्य की लड़की को फंसाया तो क्या, और जो अलग अलग वर्ण हैं, मतलब कैटेगरी वाइज, जाति के हिसाब से, सरनेम के हिसाब से वहां पर पैसे देने का वो पूरी लिस्ट थी, हमने दिखाई थी, टेलीविजन पर ही दिखाई थी। मिश्रा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बात हाजी साहब ने कही है, हाजी साहब की रिसर्च बड़ी मजबूत है, उन्होंने तमाम ऐसे प्रकरण गिनाए जिसमें हमारे समाज में जिस तरीके की कुरीतियां हैं वो उसको उजागर करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम तबके के जो प्रकरण आते हैं उनको उन्होंने उससे बचाने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि बचाने या हमला करने की कोशिश ना की जाए, हम वार्ता में हैं, और इस वार्ता में इस बात को बड़ी तबीयत से रखा जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं हाजी साहब से सवाल लेता हूं तो वो हिंदुओं के प्रकरण गिनाते हैं, जब मैं मिश्रा जी के पास जाऊंगा तो आप मुस्लिमों के प्रकरण गिना देंगे। इसलिए मैंने इस वाक युद्ध को रोकने के लिए खुद ही 4 उदाहरण मुसलमानों के बता दिए। अब आप अपनी बात कहें जो हाजी साहब ने आपसे सवाल रखे हैं। शेखर जी, निश्चित तौर पर आपने जो कहा बिल्कुल बहुत ही विश्लेषित तरीके से किया, और जो आप कह रहे हैं ये चीज शायद हमने भी पढ़ा है, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कौन से ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था, बड़ा ही ये था, अच्छा उसमें आर्टिकल लगा दिया हुआ था, जो कि उसमें ब्राह्मण जो और जाति हैं उनको किस आधार पर किस तरह से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के बन करके कलाबा डाल करके ऐसे करके वो कर, जैसे अभी हाजी साहब ने अभी कहा, हाजी साहब ने कहा 2-4 ऐसे प्रकरण इन्होंने गिनाए। मैं इतना पूछना चाहता हूं हाजी साहब कि आप जो कह रहे हैं जो कि न्याय नहीं मिला, क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा है? मुझे आप इतना, आप लिखित में अगर दे देंगे, जो आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरण गिनाए निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ऐसे प्रकरण नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा इनको न्याय नहीं मिला। क्या आप ये लिखित रूप में दे सकते हैं जो कि इनको न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज शेखर जी, मैं यहाँ पर और एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा, जैसे ये लोग अतिक्रमण के ऊपर में बार बार ये कहते हैं जो कि मतलब ये अवैध मजार है इसको क्यों हटाया जा रहा है, या मजार है ये मदरसे हैं इसको क्यों बंद किया जा रहा है, इसको क्यों खत्म किया जा रहा है। इनको शायद ही हाईकोर्ट का जो निर्देश है मुझे लगता है उसको पढ़ करके आना चाहिए था हाजी साहब, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ये निर्देश दिया हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी निश्चित तौर पर जो भी अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ कोई जमीन है उसको खाली कराने के लिए सरकार को भी निर्देश दिए हुए हैं, प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं, और जो भी काम हो रहा है हाजी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी काम हो रहा है, आप मान के चले कि जो पार्क में जो अवैध कब्जे कर रखे हैं क्या पार्क फ्री हो जाएंगे? जो पार्कों में जो अन्य कब्जा कर रखा है लोगों ने, क्या वो हो जाएंगे? सड़क पर जो हाजी साहब नहीं, मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा था मिश्रा जी, बहुत धैर्य से सुन रहा था। कहा आपने कहा कि आप ही तो बोले हैं, आप सुन लीजिए, बोल ही नहीं पाए, हम अपनी बात रख कहाँ पाए, हम अपनी बात रख ही नहीं पाए। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए आप अपने। हाँ मैं आप जो कह रहे हैं ये मजार है मदरसे है, क्यों इसके ऊपर में प्रशासन बुलडोजर चला रहा है या इसको बंद किया जा रहा है? अरे भाई आप हाईकोर्ट का वो निर्देश तो पढ़िए। हाईकोर्ट ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि जितने भी अवैध जितने भी जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं उसको आप सरकार को मुक्त कराना काम है, उसके लिए जो भी आपको करना पड़े वो आप करिए। उसको सरकार ने पूरी कानूनी तरीके से वो जो प्रोसेस है पूरे कानूनी तरीके से उस अतिक्रमण को मुक्त कराया है, और करवाने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसके ऊपर में आप लोग क्वेश्चन लगा देते हैं, प्रश्न लगा देते हैं। अरे भाई क्यों भाई, जब हाईकोर्ट, क्या हाईकोर्ट को भी आप लोग नहीं मानेंगे क्या?
क्या सुप्रीम अरे सुन कोर्ट तो को भी लीजिए, नहीं अरे सुन मानेंगे क्या? लीजिए मिश्रा जी, आप सुन लीजिए, बहुत धैर्य, हाँ सुन लीजिए। देखिए अभी आपने कहा था कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और हमसे ज्यादा कोर्ट का सम्मान करने वाला कोई भारत के अंदर है नहीं भी। अगर कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला आता है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं उस फैसले का, जिसका जीता जागता प्रमाण बाबरी मस्जिद का है भी। वरना तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कहा था कि भी यहाँ पर देखिए जो मूर्तियां रखी गई हैं वो इस तरीके की रखी गई हैं, और उन्होंने 1949 वाला भी बात कही थी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हमने स्वीकार करा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। अब लेकिन उससे पहले कुछ लोग तथाकथित क्या कह रहे थे कि जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, हमने उनके फैसले को स्वीकार करा। और इसके बाद आपसे मैंने एक ही तो बात पूछी है कि जो भारत के अंदर जो मैंने देखिए अभी कुछ पार्कों के नाम बताए, वो पार्क के अंदर जिस तरीके से धार्मिक स्थल है, क्या आप ये बताइए क्या पार्कों का भी सर्वे होगा? बता दीजिए, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। अगर वो सरकारी जमीन पे है तो क्या मुक्त कराया जाएगा उन धार्मिक स्थलों से? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। हाजी साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसे जहां पे भी अवैध तरीके से कोई भी चीज बनी हुआ है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, अगर सरकारी जमीन के ऊपर में है तो आप लिखित दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं उसके ऊपर में कार्रवाई कराने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, और निश्चित तौर पर आपको भी जहां पे भी अवैध मजार है, मदरसे हैं, उसके ऊपर में जब कार्रवाई होती है तो ये फिरंगी साहब जैसे ऐसे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब फिरंगी साहब का मैंने ये कमेंट, ये रिमार्क सुना था मैंने, वो उस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको समझना चाहिए, जो कि कम से कम हाईकोर्ट के जो निर्देश है उसको बिल्कुल कम से कम मानने का प्रयास किया जाए। ठीक है हाजी साहब और मिश्रा जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं विवेक त्रिपाठी जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम अभी दोनों मेहमानों को अपनी बात सुन रहे थे, इनके अपने दर्द हैं, मिश्रा जी का अपना कहना है, सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो क्या इसमें कहीं कोई ऐसी चीज भी हो रही है जिसको अभी हाजी साहब ने कहा कि कोई चीज छूट रही है? क्योंकि हमने लखनऊ में देखा, केवल अभी नहीं, 90 के दशक में भी, जब मवैया से लेकर के और आपका ये स्टेशन रोड होते हुए और पूरा इंदिरा नगर तक की रोड चौड़ीकरण का काम हुआ, मंदिर भी पीछे करे गए, मज़ारें भी पीछे करी गई, हटाई भी गई कुछ जगहों से। गुजरात में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, अभी जो कॉरिडोर जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें हमने देखा कि अगर मस्जिद आ रही है या मंदिर आ रहे हैं तो उनको लोगों ने बड़ी ही सहजता से या तो हटा लिया या दूसरी जगह लेके चले गए। फिर ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं? मतलब जैसे केजीएमयू का जो प्रकरण हुआ, रमीजुद्दीन ने जो कुछ वहाँ पे किया, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर प्रशासन अलर्ट हुआ, हमने ये भी देखा जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे टोपी लगा करके मुस्लिम तबके के बच्चे वहाँ पर आए, और उसके बाद जो है वहीं पर हिंदू नर्सें भी थीं, और मतलब एक क्योटिक सिचुएशन थी वहाँ पर। एक अजीब सा माहौल उस वीडियो में दिखाई देता है। ये सब क्या था? मतलब ये कोई योजना बना करके पीछे से चल रहा है जिसकी जानकारी पुलिस को, प्रशासन को लगी है, उसके बाद ये काम हो रहा है, या ये एक रूटीन कार्रवाई है? शेखर जी देखिए, जहाँ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वहाँ कुछ ना कुछ तो नुकसान, उसके रिपरकशंस होते ही हैं। आपने देखा जब डैम बनते हैं तो बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं। टिहरी पूरा डूब गया, टिहरी डैम बना तो पूरा शहर डूब गया, सैकड़ों गांव डूब गए। लेकिन जो दूरदर्शिता है वो देखी जाती है कि इस चीज़ से फ़ायदा कितना है समाज को, पब्लिक को, जनता को, और इस पूरी सोसाइटी को। तो केजीएमयू का मामला चल रहा है तो हमको जिक्र करना चाहिए कि अयोध्या में जब डेवलपमेंट हो रहा था तो कितने सारे मंदिर हटाए गए, शिफ्ट किए गए या तोड़े गए, उनको तोड़ना पड़ा, मजबूरी थी। जहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं उसको तोड़ा गया। मणिकर्णिका घाट पर भी यही चल रहा है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होने हैं। तो अब अगर इसको कोई चश्मे से देखे, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखे, सांप्रदायिक चश्मे से देखे, तो परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि केजीएमयू में एक छोटी सी, पता नहीं हाजी साहब लखनऊ में उस जगह पे गए हैं या नहीं गए हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और उस जगह पर स्पेस की बहुत कमी है।
और सिर्फ इतना ही नहीं है, इमामबाड़ा है वो ASI के उसमें आता है, बहुत सारा निर्माण आप बहुत सारी जगह पे कर नहीं सकते। और दवा तो तभी डॉक्टर के पास तभी आदमी जाता है जब उसको अस्वस्थ होता है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे आसपास की चीजों को कि हम कहां पर स्पेस निकाल सकते हैं, जगह निकाल सकते हैं, तब ये सब चीजें सामने आती हैं। अब अगर मान लीजिए वहां मजार ना होती, कोई पार्किंग स्टैंड बना होता तो वो भी हटता, या हम बता रहे हैं कि मंदिर ही बना होता वो भी हटता। लेकिन इसको धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग एक समभाव से देखते हैं कि हिंदू या मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि उस जगह की KGMU को ज़्यादा ज़रूरत है। अपने किसी पैथोलॉजी बन सकती है, कोई लैब बन सकती है, किसी डॉक्टर के लिए आवास बन सकता है, नर्सिंग हॉस्टल बन सकता है, कुछ भी वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बन सकता है जो आम जनता के काम आएगा, पब्लिक के काम आएगा फाइनली। लेकिन अगर मज़ार है तो मज़ार में आप उसको हटा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं। आपकी आस्था अपनी जगह है, उसका पूरा सम्मान है, लेकिन जिस जगह का जो उपयोग है वो उपयोग होना चाहिए। और सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि स्पेस का अच्छे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं है कि मज़ार आज देखी है, मज़ार पहले से थी, लेकिन अब ज़रूरत है हमें जगह की, वहाँ पर स्पेस चाहिए, वहाँ कुछ बनाना चाहिए, कुछ और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो आम जनता के काम आ सके। तो ये मज़ारें नोटिस दी गई है। इसके पीछे कोई भी धर्म की राजनीति नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शेखर जी। ठीक है हाजी साहब, क्या कहेंगे आप? भाई जरूरत है, वक्त की जरूरत है। हाँ देखिए विवेक जी ने एक बात कही है, मैं बिल्कुल इनकी बात का सम्मान करता हूँ। और देखिए बड़े अनुभवी हैं, इसलिए देखिए इन्होंने जो तर्क दिया वो काबिले तारीफ है। इन्होंने कहा कि जो मजार है उनको यहाँ से शिफ्ट कर दी जाए, बिल्कुल कर दीजिए। उसके लिए कहीं एक ऐसी जगह कर दीजिए जहां मजार को आप शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी लोगों को तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम तो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन अगर आप मुसलमानों को ये कहें कि उनके हम दरगाह तोड़ रहे हैं, मजार तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से टारगेट करने वाली बातें होगी। जब हम खुद कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, और लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? बदले में कह रहे हैं कि देखिए यहाँ मस्जिद जो है अवैध है, यहाँ मदरसे अवैध है। अभी हाईकोर्ट की तरफ से आया था कि उसमें कुछ मदरसों को कहा भी गया था, रिलीफ भी दी गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम तो हाई कोर्ट के हर आदेश को पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके हाजी साहब जो बात आप कह रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छी बात ये लग रही है, चर्चा सही दिशा में जाती हुई भी दिख रही है। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आबादी जो आपको सुन रही है वो आपकी बात से इत्तेफाक रखेगी कि जो हमारे देश के भारतीय मुसलमान हैं वो कितना प्रोग्रेसिव होकर सोचते हैं। लेकिन फिरंगी महली साहब का क्या करें, वो समझ ही नहीं रहे इस बात को। हाँ देखिए, जिस तरीके से आपने फिरंगी महल साहब के बारे में बात की, तो देखिए उन्होंने बताया कि ये पुरानी मज़ारें हैं, उन्होंने बता दिया, उसका सारा तर्क दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो बात कहते हैं कि अवैध मज़ारें, तो यहाँ दिक्कत होती है। अवैध कैसे होगी ये मज़ारें? अवैध अवैध क्यों? आप पीछे हटा दीजिए। अभी जो विवेक जी की बात पे आप टिके हुए थे, आप उसी पे टिके रहें और अपनी बात को पूरा करें। आपकी बात से हम भी सहमत हैं। आपने विवेक जी की भी तारीफ की है, उनकी बात को भी बहुत गहराई से समझा है। मेरा सवाल अब केवल फिरंगी महली जी को लेकर के बचता है। आप जैसे प्रोग्रेसिव मुस्लिमों की वजह से ही, आप जैसे स्कॉलर्स की वजह से ही ये देश तरक्की कर रहा है, लेकिन फिरंगी महली साहब इसको और 10 कदम पीछे ढकेलने पे तुले हुए हैं। हाँ देखिए, जैसे फिरंगी महल साहब ने जो ये बात तर्क दिया, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए सबसे पहले देश है। देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो हम सबकी अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए देश को हमें हर हाल में आगे बढ़ाना, क्योंकि जो विदेशों से जो लोग आते हैं हमारे भारत के अंदर ये गंगा जमनी तहजीब देखने के लिए आते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के रहने वाले और कितनी तरीके से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही तो मैसेज वो विदेशी लोग लेकर जाते हैं और फिर हमारे भारत की जो संस्कृति है उसको वो अपनाते हैं और कहते हैं कि अगर कहीं पे हमने देखी है एकता, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया में भारत के अलावा कहीं एकता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी के लेकर तर्क दिया जाता, जो हमारे जो विदेशों से लोग आते तो उसी बात को लेके जाते और कहते हैं कि देखिए भारत के अंदर हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, तो इसी नफरत के खाए को खत्म करना, हम लोगों को हिंदू मुसलमान को सबको एकजुट रहना। भाई मेरे रमजान में आप शामिल हो, आपकी दिवाली में मैं शामिल हूँ, इससे बड़ी खुशहाली कोई हो नहीं सकती, क्योंकि देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हाजी नाजिम खान साहब की भी है, और देखिए शेखर साहब आपकी भी है, आर के मिश्रा साहब आपकी भी है, विवेक साहब आपकी भी है।
तो ये देश सभी खूबसूरत बनेगा जब हम सब एकजुट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हाजी नाजिम खान को इसलिए अलग कर दिया जाएगा कि वो मजहब इस्लाम को मानने वाला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं नहीं, आपकी बात से आप तो बहुत तरीके से, और बल्कि मैं चाहूंगा कि ये जब हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो विचार है वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम तबके तक पहुंचना चाहिए कि विकसित भारत बनाने में अगर कुछ मस्जिदें, कुछ मज़ारें, कुछ मंदिर हटाने भी पड़ते हैं तो उसमें भारत का मुसलमान भी भारत के विकास में आड़े नहीं आएगा, वो पत्थर नहीं चलाएगा। उसके जो मौलवी अलग तरह से उसको बरगलाने की कोशिश करेंगे तो उनके बहकावे में नहीं आएगा, वो हाजी नजीम जी की बात सुनेगा और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए कितने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और बदल रहा है हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात है शेखर जी, मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं। निश्चित तौर पर हाजी साहब ने जैसे कहा है, लेकिन मुझे लगता है जो कि हाजी साहब कहते तो हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी ये नैरेटिव के अंदर में भी आ जाते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा जो कि किस तरह से वहां पर मस्जिद के ऊपर में कहीं पे भी आघात नहीं हुआ था और अतिक्रमण हटाने के लिए जो प्रशासन है वहां पर गया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा पत्थरबाजी हुई। आपने देखा किस तरह से 2020 के अंदर में दिल्ली के अंदर में दंगे हुए। आपने देखा होगा किस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर में आपने देखा, पश्चिम बंगाल के अंदर में, वहां पर तो कोई प्रशासन है ही नहीं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या हो रहा था। तो यही चीज 2024 के अंदर में आप लोकसभा के चुनाव के जब हुआ था उस समय में आपने देखा था विपक्षी दलों ने किस तरह से नैरेटिव चेक करने का प्रयास किया। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने उन लोगों ने कहा था। और इस तरह से मैं हाजी नाजिम साहब का बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इनको बिल्कुल कहते हैं ना जो कि इनको मैं पूरी तरह से मैं समर्थन मैं हूं, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है बिल्कुल बहुत अच्छी बात रखी है। लेकिन कभी कभी ये लोग नैरेटिव में आ जाते हैं, वो नैरेटिव में नहीं आना है, उसमें नहीं फंसना है। यही चीज आगे इस चीज को बढ़ाना है। ठीक बात है, हिंदुस्तान की खूबसूरती ही इसमें है जो कि जहां पर अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक होकर के अगर यहाँ पर काम करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि हिंदुस्तान को विकसित होने में कोई कसर नहीं रह जाएगा। इसे करें बिल्कुल। जो मिश्रा जी आप बात कह रहे हैं ना, आप नैरेटिव की जो बात कह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा शायद खुल करके नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हाजी साहब जैसे जो मुस्लिम विद्वत परिषद के लोग हैं उनकी भी एक मुसीबत है, क्योंकि कट्टरता जिस तरह से जहन में जाती है या डाली जाती है उससे ऐसा नहीं है कि हाजी साहब हमारे टेलीविजन चैनल पर कुछ भी कह देंगे तो इनकी कौम में विरोध नहीं होगा। बहुत संभाल करके, बहुत बचा करके और बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये अपनी बात कहते हैं। कहना भी चाहिए ताकि कल को ऐसा ना हो कि जिस कौम की प्रोग्रेसिवनेस को ये आगे रखना चाहते हैं, जिस कौम की तरक्की की, भारत की तरक्की की बात ये कर रहे हैं, वो खतरे में पड़ जाए, जान आफत में आ जाए। हाजी साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो आप जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के पीछे भी पड़ जाते हैं। हमने देखा है इस बार कई बार ऐसे मौकों को। हाँ शेखर जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, क्योंकि यहाँ तुर्कमान का गेट वाले जो अवैध जमीन थी पास में, वहां का जिक्र आया। तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हम सभी लोगों को अफवाहों से बचना है, क्योंकि अफवाह जिस तरीके से फैलती है वो पूरे भारत के लिए सही नहीं है। जिस तरीके से एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से अफवाह पूरे मुल्क का माहौल खराब कर सकती है। इसलिए हम सभी को उस अफवाहों से बचना चाहिए। और रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके से कही गई है, तो मैं देखिए एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हाजी नाजिम खान का अगर कभी भी अगर ब्लड की जरूरत पड़े किसी भी हिंदू भाई को, खुलकर हाजी नाजिम खान अपने भाइयों को अपना ब्लड देगा, क्योंकि मेरे लिए इंसानियत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग इंसानियत बचाने के लिए आए और मजहब इस्लाम ये कहता है कि अपने इंसानियत यानी अपने इंसान भाइयों को बचाने में अपना अहम योगदान दीजिए। तो हम देखिए अपने अगर कोई हमारा पड़ोसी भाई भूखा है, हमारे पास खाना है, तो मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि आप अपने खाने में से हिस्सा अपने भाई को भी दे दीजिए पड़ोसी, ताकि वो भी जीवित रह सके। तो देखिए हम लोग तो इससे विचारधारा के, लेकिन अगर कुछ लोग
नाम उनके मुस्लिम जरूर होते हैं लेकिन मजहब इस्लाम से वो ताल्लुकात नहीं रखते। वो उत्पाद मचाते हैं और देश को एक नफरत की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। अगर खास वो मेरे मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ लेते, मेरे कुरान को पढ़ लेते, तो शायद वो एक नैरेटिव के अंतर्गत आते हैं, फंस जाते हैं, तो उस चीज से वो बच जाते हैं, क्योंकि मेरा कुरान हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने की बात करता है। और देखिए, हम सब जो है भारतीय हैं। अगर भारतीय हैं तो तभी ये देश मजबूत है। अगर हम सब अलग अलग उसमें बढ़ जाएंगे तो मेरा देश पे जो चाइना है, अमेरिका है, जो एक नजर जमाए हुए है, कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर इन सब बाहरी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि हम सब एक है, हम सबका डीएनए एक है और हम सब भारतीय। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है। मेरे भारत के इस भारत के भाई, यहीं से आप सलाम कबूल कीजिए हमारा। आपने कहा डीएनए एक है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। यही तो मैं कह रहा था चर्चा की शुरुआत में, यही तो मैं कह रहा था। और देखिए, जो बात आपने कही है, क्या दिलचस्प बात विवेक जी कही है, जिस तरीके से कही है हाजी साहब, मतलब मुरीद हो गए आपके साथ। दूसरी चीज, बड़ी चीज आपने कही कि अगर किसी को भी आपके खून की जरूरत होगी तो आप देने को तैयार हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप इस हद तक अपनी इंसानियत को जनता के सामने, लोगों के सामने इस जज्बे को रख रहे हैं। लेकिन साहब, खून दे तभी पाएंगे जब केजीएमयू में थोड़ी सी जगह बनेगी, वो मजारे वजारे हट जाएं, थोड़ी जगह बन जाए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो ये चीजें जो आप चाहते हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि चर्चा के आखिरी हिस्से में है, इस बात से भी आप इत्तेफाक रखेंगे। हालांकि आपने बीच में कहा भी है कि अगर कोई चीज मुल्क की तरक्की में बाधा बन रही है, भले वो मजार हो या मस्जिद हो, वो हट जाए, शिफ्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है हाजी नजीम साहब को और उनकी कौम को। हाँ शेखर जी, देखिए, इसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा होगा, रामपथ जब बन रहा था तो वहां पर मंदिरें भी हटाई गई और देखिए मस्जिदें भी, जिसमें 14 या 15 मस्जिदें भी हटाई गई है और मजारें भी हटाई गई है। तो हम लोग तो देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं और चाहते हैं कि देखिए हर घर के अंदर हर बच्चा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे। और जो हमारे युवा विदेश में जा रहे हैं, जो अमेरिका में जाकर अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं, उनको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, उनको भारत में ही रह गए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना अहम योगदान देने की सख्त जरूरत है, चाहे वो मेरे मुस्लिम समाज से हो, चाहे हिंदू समाज से हो, या सिख समाज से हो, या ईसाई समाज से, सबको भारत में ही रह गए। भारत को विश्व गुरु बनाने में सबको अपना अहम योगदान देना। और हाजी नाजिम खान आपके चैनल पर अपना अहम योगदान देने के लिए अपने मुल्क के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मेरे लिए भारत सर्वोपरि है। ठीक है हाजी साहब, आपने जो बात कही, लेकिन अब इसमें फिर एक बात मैं आपसे कह दूंगा, क्योंकि क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हिंदू इस मामले बहुत डरा हुआ है, वो कह रहा है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो पता चले वो दिल्ली के सामने जो फट गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो कौम से बने वो कौम की सही चीजों को लेकर के आगे बढ़े, वो कलाम जैसे इंजीनियर बने, वो लादेन जैसे इंजीनियर ना बने कि हवाई जहाज लेके घुस गए किसी टावर में, और ऐसे भी डॉक्टर ना बने कि आप अपना नाम बदल के या मासूम लड़कियों को फंसा करके या जो भी करके, मतलब एक शादी आपने कर रखी है, दूसरी तीसरी, मतलब ऐसी चीजें ना करें जिससे फिर माहौल बिगड़े। इस बात का भी मैसेज आप लगे हाथ दे ही दीजिए। हाँ देखिए, जो लोग अगर इस तरीके से बहलाते हैं, बगलाते हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो मजहब इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक उत्पाद मचाने की नीयत से रहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खुद है। लेकिन मैं अपने मजहब इस्लाम के मानने वाले सभी मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का कत्ल करते हैं या इंसानियत को शर्मसार करते हैं या हमारी बहन बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं हिंदू समाज की, तो वो उनका सबका बाइकआउट होना चाहिए। और हाजी नाजिम खान ऐसे लोगों का खुलकर बाइकआउट करता है, क्योंकि चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों हमारी अपनी है, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर इनमें भेदभाव करता है तो वो इंसानियत को शर्मसार करता है। मिश्रा जी, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाजी साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो कौम का नाम लेकर के, कुरान का नाम लेकर के, इस्लाम की आड़ लेकर के बरगलाने का काम करते हैं कौम के लोगों को, मुसलमानों को, उनको आप चिन्हित करिए। हाजी साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और फिरंगी महली साहब जैसे लोग जो लगातार इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत के विकास में बाधक है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जरूरत है। कर पाएगी आपकी सरकार? बिल्कुल कर पाएगी शेखर जी, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
क्योंकि आपने देखा होगा जो कि अगर उत्तर प्रदेश की ही खास करके अगर बात की जाए तो उस पर जहां तक अतिक्रमण की बात है, मैंने आपको डाटा दिया है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से है जो कि हजारों करोड़ रुपए का जो अतिक्रमण किया हुआ जमीन था उसको मुक्त कराया गया है और उसके ऊपर में गरीबों के लिए आवास का व्यवस्था किया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो कि सरकार बिल्कुल उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है काम करने की वो बिल्कुल कानून सम्मत काम कर रही है। ठीक है, मैं आखिर के 10 सेकंड मेरे पास बचे हैं। मैं विवेक जी आपसे अब ये आखिर में ये समझना चाहूंगा कि जो बात हाजी साहब ने कही है और जिस तरीके से फिरंगी महली जो बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि यहां पर भी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश हो रही है। और बड़ी चीज़ ये है कि जो धर्मगुरु है, चूंकि मुस्लिमों में एक तबका ऐसा भी है जो अगर नमाज अदा करने गया है, वहाँ तकरीर दे दी मौलवी ने, तो उसके बाद मौलवी की तकरीर से बड़ी उसके सामने कोई दलील है नहीं। देखिए शेखर जी, विचारधारा की बात आपने कही, तो विचारधारा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो उसमें राजनीति हो रही है। अगर विचारधारा की बात होती तो हाजी साहब ने जैसा बोला प्रोग्रेसिव सोच है, वैसा होना चाहिए था। आम जनता से जुड़ी चीज़ें उन्होंने उसके लिए फिक्र जताई, अपनी फिक्रमंद थे वो, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर जो धर्मगुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। उनको अपनी दुकान चलानी है और नेता हैं वो प्रोवोक करते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नहीं होगी तो ना मजार का मुद्दा है ना मंदिर का मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक जी आपका भी, हाजी साहब आपका भी, आर के मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में जो हमने पाया है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपनी तरह की एक सोच रखता है और वो जो भी उसके पुराने अपने आस्था के अगर प्रतीक भी हैं तो उनको उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी तैयार है, बशर्ते जो लोग धर्म की आड़ में बड़े बड़े पदों पर बैठ करके और राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं या राजनीति की गोटियों को अपने पासों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हर धर्म को, हर कौम को सचेत रहने की जरूरत है। रही बात केजीएमयू की, तो नोटिस चस्पा है, हाजी साहब का बयान सामने है, फिरंगी महली साहब का जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी इस चर्चा में एक बड़ी बात हो गई है। और अब मुस्लिम तबके को भी ये तय करना है कि वो किस तरीके का हिंदुस्तान चाहता है, वो किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, और देश जब आगे बढ़ेगा उसमें वो अपनी भूमिका किस तरीके से तय करना चाहता है। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बस फटे नहीं। नमस्कार। वहां पर आप घुसने के बाद आपको लगेगा ही कि जो है ये कहीं भारत का हिस्सा ही नहीं है। 3 बड़े स्थल हटा चुके हैं, ये छोटे छोटे जो बचे हुए उनको आज नोटिस दिया।